हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। को आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके सीनियर ने एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में दिए थे। मतलब तुमसे पहले जो बैठे होंगे बोर्ड एग्जाम में, यही क्वेश्चनों को देख के या तो उनको डर लगा था या फिर सॉल्व हो गए थे। अब तुम्हें क्या लगता है? चलो आके देखते हैं। तो भैया पेन पेपर कॉपी ले लो, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हें इनमें से कितने आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले सुन लो भैया, अगर तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में दिक्कत है तो तुम चाहो तो इसको 5 मिनट में पूरा पढ़ सकते हो एनिमेशन के थ्रू। अपने बनाई हुई वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल 1 घंटे में पढ़ना हो तो वो भी जुगाड़ है, और फटाफट फास्ट ट्रैक माइंड मैप के फॉर्मेट में पढ़ना हो तो उसका भी जुगाड़ अपन ने कर दिया है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीनों में से तुम्हें जो भाई वो चुपचाप करके घर जाए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 2024 का, मतलब पिछले साल का। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बीइंग हाईलाइटेड अबव, यानी कि ऊपर इनमें से कोई डिविडेंड डिसीजन का फैक्टर है जो हमें यहां पर बताना है। ठीक है जी, पहले चारों देख लो डिविडेंड डिसीजन के हैं क्या। कैश फ्लो पोजीशन भी ठीक है, शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये चारों डिविडेंड डिसीजन के ही फैक्टर है। तो इन चारों में से कोई एक जवाब है। लेट्स चेक इट आउट। तो मुद्रो इंफ्राटेक गॉट अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो शॉर्ट टर्म ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ दिख रहा है मुझे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो बन सकता है कि लंबे समय के लिए नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, फॉर 2 villas within the period of 10 months with an expectation to earn huge amount of profit. ठीक है, the work manager accepted this challenge and completed the work within the given time period. ठीक है, the profit of the company went up by 40% for a temporary order. टेम्पररी ऑर्डर स्टेबिलिटी है ये, है ना। यहीं पे मैं स्टेबिलिटी पे टिक कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं पहले पढ़ लो आगे, फिर रीजन बताऊंगा। द फाइनेंस मैनेजर वाज अवेयर दैट द कंपनी वुड नॉट अर्न दिस ह्यूज प्रॉफिट इन द न्यू ईयर। देखो यहां आ गया कि कंपनी इस साल तो अच्छा कमा गई पर अगले साल शायद अच्छा ना कमा पाए। सो दे ही डिसाइडेड नॉट टू इंक्रीज डिविडेंड, तो इसलिए उसने डिविडेंड नहीं बढ़ाया। तो बताइए कौन सा फैक्टर है। तो भाई सीधी सी बात है, इस साल प्रॉफिट हो गया, अगर इस साल ज्यादा डिविडेंड दे देंगे तो अगले साल हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पर जो सही जवाब है, जो फैक्टर यहां पर अफेक्ट कर रहा है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, की हम सेम ही अमाउंट का डिविडेंड दे, एकदम से ज्यादा प्रॉफिट होने पे ज्यादा डिविडेंड ना देते। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, सही आंसर स्टेबिलिटी। हाँ भाई, क्या पूछा है इसमें? द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर डेप्थ अपॉन इक्विटी की चॉइस का। ठीक है, देखते हैं। A public issue of equity may reduce the management holding in the company and make it vulnerable to take over. आंसर आ गया, ये आंसर। होल्डिंग कम करना, तो जब हम बेसिकली नया इशू करेंगे तो हमारी होल्डिंग कम हो जाएगी, यानी हमारा कंट्रोल जो है वहां से निकल जाएगा। ठीक है, दिस फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी, स्पेशली इन कंपनीज इन विच द करंट होल्डिंग ऑफ द कंपनी इज ऑन द लोअर साइड। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा जवाब कंट्रोल है, क्योंकि हम ज्यादा इक्विटी देते हैं तो ज्यादा इक्विटी देने से कंट्रोल जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, और हम मैनेजमेंट में अपना स्टेक खो देते हैं। तो यहां पर इसने यही बात कही है कि हमारे पास मैनेजमेंट में अपना स्टेक ऑलरेडी कम है, तो भैया और इक्विटी देने से हम कंट्रोल को खो देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन डिस्कस्ड अबोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अलाउ डोवेक्स टू पे हाई डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को देखो यहां पर है ना, क्वेश्चन अच्छा किया है, इसने स्पेसिफिकली पूछा है वो फैक्टर बताना है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो हाई डिविडेंड पे कर सकती है। पे हाई डिविडेंड, तो यार देखो बिना क्वेश्चन पढ़े मेरे को एक चीज तो दिख रही है कि मैं हाई डिविडेंड कब दे सकता हूं, जब मेरे पास बेहतर कैश फ्लो हो। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन तो कहीं लगेगा नहीं, लीगल कंस्ट्रेंट भी नहीं लगेगा। हाई डिविडेंड में तब भी दे सकता हूं जब मेरे पास इजी मनी आ रहा हो, यानी कि आसानी से पैसा आ रहा हो, यानी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इन दो कंडीशन में मैं हाई मनी दे सकता हूं, मतलब हाई डिविडेंड दे सकता हूं, अच्छा डिविडेंड दे सकता हूं। ठीक है,
इन चार में से यही दो है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन के ऊपर ज्यादा डिविडेंड देना नहीं। इसने ये पूछा है कि क्यों मैं हाई डिविडेंड दे सकता हूं, तो मैं इसलिए दे सकता हूं क्योंकि या तो मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, या फिर मुझे मार्केट से पैसा इजीली मिल जाता है। ये दो आंसर हो सकते हैं। चलो देखते हैं। तो डोवेक्स वाज अ लार्ज कंपनी with a renowned name in healthcare industry, specializing in the development of production of life-saving medication and medical devices. With a strong reputation for ethical practices, Dovex attracted a large number of investors who had the great faith in the company future. कैश फ्लो तो नहीं दिख रहा है यहां पर हाँ अच्छा फेथ है कंपनी के फ्यूचर में, मतलब ये कैपिटल मार्केट के एक्सेस बता रहा है मुझे। दिस अलाउड डोवेक्स टू रेज कैपिटल इजीली। ले आ गया रेस कैपिटल इजी, जब भी मुझे चाहिए होगा मुझे पैसा मिल जाएगा। वेन एवर एक्सपेंशन और न्यू प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन, जब भी एक्सपेंशन करना है या नया प्रोजेक्ट लेना है मुझे इजीली पैसा मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी एज अ रिजल्ट, देखो एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू पे हाई डिविडेंड, और इसी वजह से मैं अच्छा डिविडेंड दे पाऊंगा। ठीक है, सो कैश फ्लो पोजीशन की तो बात पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं की गई है। सो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए एक्सेस टू कैपिटल मार्केट की। मेरे पास कैपिटल मार्केट का इजी एक्सेस है, मैं जब चाहूंगा पैसा मुझे मिल जाएगा और इसलिए मैं ज्यादा डिविडेंड दे सकता हूं। लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल सही जवाब। अरे क्या बात है, मजे मजे हो रहे हैं। तो चलो अगला सवाल। क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, देखो चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन टेढ़े आते हैं। ये डिसाइडिंग चैप्टर है कि आप टॉपर बनोगे या मीडियोकर रहोगे। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 4। डैश रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। अरे ये तो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यार। ठीक है, तो डेफिनेशन ही दे रखी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है तुम्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की। ठीक है जी, अगला सवाल करें। अगला सवाल ये रहा। भाई साहब बहुत सारे एमसीक्यू आए थे इसमें। Which of the following statement does not highlight the importance of financial planning? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा? ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंस ठीक है, देखते हैं चारों को। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज है। लो पहले ही हो गया। अब भाई साहब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो वेस्ट कैसे बढ़ेगा, डुप्लीकेसी कैसे बढ़ेगी, ठीक है, एंड गैप्स इन प्लानिंग कैसे बढ़ेगी। प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि डुप्लीकेसी कम हो, ताकि वेस्टेज कम हो। तो भाई पहला ही मेरा आंसर हो जाएगा, पर बाकी एक बार पढ़ लेते हैं ना तीनों को, क्या पता और कुछ हो। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन, ये तो सही बात है। इट प्रोवाइड लिंक, ओके। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बिजनेस शॉक, ये तो तीनों ठीक है। ये तीनों फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, पर ये तो इंपॉर्टेंस क्या फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ओके, तो डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीजेस वेस्ट, डुप्लीकेशन एंड एफर्ट, सॉरी ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है, आसान है, इजी है। चलो अब देखते हैं बड़े क्वेश्चन। ओके देखें, चलो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू फैक्टर, यहां से पढ़ते हैं स्टडी को, अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के दो फैक्टर यहां पे कहे गए होंगे, अपने को वो बताने। तो पहले अपने दिमाग में फिक्स फैक्टर के सारे रिक्वायरमेंट देख लो, टेक्नोलॉजी कौन सी है, स्केल कितना है, कहां कहां बेचना है, ठीक है, और बेसिकली ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कितना है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं अपने अर्धे से, उन सबको अपने दिमाग में बिठाओ। अब देखो करते हैं। तो कनव आफ्टर पासिंग आउट द कॉलेज विद स्पेशलाइजेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी was determined to start a solar power plant। ठीक है, the venture required heavy investment, ये देखो फिक्स कैपिटल की बात हुई, in plant and machinery and less in manual power, ये लो आ गया। टेक्नोलॉजी यूज्ड, टेक्नोलॉजी यूज्ड, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा चाहिए। इसने बोला कि भाई ज्यादा चाहिए क्योंकि हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर हमें कम लगेगी। Kanav invested in the latest solar plant technology and infrastructure and purchased the latest solar panel, inverters in the battery solar system। ठीक है, despite of high risk and sustainable investment, Kanav business has good expansion, growth prospectus, growth prospectus कि आपका ग्रोथ आपको कितना चाहिए। ठीक है, दो हो गए, फिर भी एक बार रीड करते हैं इसको, इसने दो ही बोला है ना, रीड कर लेते हैं। ठीक है, कहां पे आ गया, द वर्ल्ड वाज इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन एंड देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड, ये तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव ही हो गया।
for sustainable power sources. So Kanav decided to create high capacity to meet the anticipated demand quickly. This entitled future investment in fixed assets, which Kanav was able to arrange. As the year passed, the solar power plant did very well and played a pivotal role in the city. ठीक है, ट्रांसमिशन, ठीक है, वही बात कही गई है. तो भाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर बता रहे हैं और ग्रोथ बता रहे हैं. ये दो फैक्टर हैं जो कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. लेट्स चेक इट आउट. क्या है जवाब? चॉइस ऑफ टेक्निक बिल्कुल सही है. LIT CIT और ग्रोथ. क्या बात है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया. मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही लिखा जा रहा है आज तो. क्या बात है, बहुत बढ़िया. ठीक है, आंसर ये लिखा हुआ, एक बार देख लो. आंसर राइटिंग को लेकर हम जल्दी एक वीडियो निकाल देंगे, उसको आराम से देख लेना. अभी आप आंसर फाइंड आउट करना सीखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, आंसर लिखने से ज्यादा जरूरी है आंसर फाइंड आउट करना. फाइंड आउट करने में गलती होगी तो लिखोगे क्या? कुछ भी लिख लो, उल्टा ही लिखोगे. ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 7. थोड़ी सी डाउन है. आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट डिस्कस इन द अबव पैरा. फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट देखो, एक है ना, मुझसे वो ले जाओ जड़ी बूटी. जब भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की बात आए तो मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंशियल प्लानिंग है ना. मोस्ट प्रोबेबली मतलब हो सकता है कि ना भी हो, पर मोर देन 90% चांस जो होता है ना, वो फाइनेंशियल प्लानिंग का ही होता है. जब भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, हो सकता है इसमें बाकी 10% हो, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी आ सकता है, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबल चांस जो होता है ना, वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का. अगर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पूछा है, फाइनेंशियल डिसीजन पूछ लेगा तो फिर वो प्लानिंग, वो क्या कहते हैं, तुम्हारे 3 जो डिसीजन होते हैं ना, वो आ जाएंगे. बट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में ज्यादातर चांसेस होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ही हो. चलिए, तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबव. ठीक है, ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव बाय द यूज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? है. कोर्स में ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग भी है. तो ये मेरे को तो 90% फाइनेंशियल प्लानिंग ही लग रहा है. हो सकता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं यार, ऐसा सच नहीं है ना. हाँ, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही लग रहा है. चलो देखते हैं. Somnath Limited was engaged in a business of export of garment. In the past, the performance of the company has been up to the expectation. In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance minister, ठीक है, Delima estimated the amount of fund required. कितना पैसा चाहिए and the timing, कब चाहिए. Thereon begin with the preparation of sales forecast. उसके हिसाब से sales देखना. He also collected the relevant data of profit estimate in the coming year. By doing, he want to be availability of fund, ठीक है, from the internal sources of business. तो ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो छोड़ दो, फाइनेंशियल प्लानिंग है. ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखो ना, तो इसी में ऑब्जेक्टिव किए गए हैं. ये जब फंड चाहिए तब का बताओ, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड व्हेनेवर नीडेड. ठीक है, व्हेनेवर नीडेड, जब भी हमें पैसा चाहिए, फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. फंड अवेलेबिलिटी व्हेनेवर नीडेड पहला. और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डोंट रेज फंड अननेसेसरी. ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं तुम्हारे फाइनेंशियल प्लानिंग के. मेन तो यही दो होते हैं, और तुमसे आगे पूछे तो बता देना, अपन ये दो लिख के छोड़ते हैं. ठीक है ना, बाकी जो तुम लिखना चाहो तो 1-2 और लिख दो, बाकी मेरे हिसाब से 2 काफी है. ठीक है, चेक करें. ओके, कौन सा फाइनेंशियल प्लानिंग है, बिल्कुल सही जवाब है. क्या बात है. और ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है. और टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, बिल्कुल सही है. क्या बात है. ओह माय गॉड, दिस इज द करेक्ट आंसर. इतना ज्यादा सही चोरा है पुरिच भगवान है. चलो आगे बढ़ो. 8वां करें. प्रश्न क्रमांक 8. आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन पता करना है अपने को. तो देखो 3 प्रकार के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं तुम्हारे. इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड. तो बस अपने को ये देखना है, पैसे बांट रहा है, पैसे कहीं से बुला रहा है, या फिर पैसे कहीं पे लगा रहा है. तीनों में से जो होगा वो अपना आंसर होगा. ठीक है, और उसके 3 फैक्टर बताने, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, देखो, जी मोटर्स इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्रेन. द प्रोडक्शन मैनेजर द कंपनी रिपोर्टेड टू द सीईओ आशीष जैन that one of the machine used in manufacturing sophisticated crane has to be replaced to compete in the market. ठीक है, as other competitors were rushing to the automatic machine of manufacturing, after the detailed analysis were decided to purchase a new automatic machine having the latest technology. पैसा कहीं उसको लगाना है. ठीक है, it is also decided to finance the machine through long term sources of finance. उसने कहा कि फाइनेंस करना है मशीन तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस से
पैसा आएगा। फाइनेंसिंग की बात है तो फाइनेंशियल डिसीजन है इसमें तो, ठीक है। आशीष जैन कंपेयर द वेरियस मशीन डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द मशीन, ये देखो आ गया, इन्वेस्ट भी उसको करना है जो मैक्सिमम रिटर्न ले, तो ये रिटर्न की बात की गई है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज्यादा बोलेंगे, फाइनेंसिंग नहीं बोलेंगे। सर क्यों नहीं बोलेंगे फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग इसलिए नहीं बोलेंगे, इसने कहीं ये नहीं बोला कि भाई कैसे आएगा, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करा, इसने बस ये बोल दिया भाई लॉन्ग टर्म से पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा ला रहे हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर पाए, उसको इन्वेस्ट कर पाए और ऐसी जगह इन्वेस्ट कर पाए। देखो कंपेयर्ड, ये इन्वेस्टमेंट पे इसने जोड़ दिया है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपको रिटर्न देगा। सो करेक्ट आंसर होगा इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसके 3 फैक्टर बताने हैं, वो तो आप इजीली बता ही दोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेक्ट आंसर है। इन फैक्टर्स तो देख लो बहुत सारे हैं, ग्रोथ, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, 50 है इसके, तो उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, कंफ्यूज करने वाला था, इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन पे आपका वोट जा सकता है, बट क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन को इतना डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो बेसिकली हम फाइनेंशियल डिसीजन यहां पर नहीं बोल रहे होंगे, ठीक है जी। अगले सवाल पे आए, प्रश्न क्रमांक 9। देखिए, एक्स लिमिटेड इशू है, ये क्या है, हो अकाउंटेंसी जैसा फ्लो दे दिया है। एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिबेंचर ऑफ 4 लाख एंड 10,000 इक्विटी ऑफ 60 ईच, ठीक है, मैं लिख लेते हैं इसको। डिबेंचर है कंपनी के पास 4 लाख के, ठीक है, और 14% का इनका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और इक्विटी शेयर है तो 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपए के इक्विटी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इज द नेट प्रॉफिट, इससे अपने को प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 2 लाख का, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है। द रेट ऑफ टैक्स, टैक्स की रेट दे रखी है 50%, और इंटरेस्ट आपको पता ही है, ये रहा 14%, 4 लाख का, तो देखें 4 लाख का 14%, 1 2 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 56,000 रुपए का ये हो गया इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, पूछा क्या है, कैलकुलेट द आरओआई, अच्छा आरओआई निकालो, उसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिला, तो प्रॉफिट ये बिफोर टैक्स ही आएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है, टोटल कैपिटल बोल रहा हूं, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, बिफोर इंटरेस्ट ही लेते हैं इसमें, 2 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, 6 लाख की रही, 4 लाख की रही, टोटल होगी 10 लाख, ठीक है ना, जिनको अकाउंटेंसी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया 20%, यानी कि हमें 20% रिटर्न मिला। देखो यार 14% का ब्याज अपन दे रहे हैं, है ना, 14% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 20% मिला है, तो ये तो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा क्या पूछा इसने, एंड अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर तो बहुत आसान, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं सर, ईपीएस, सर ईपीएस निकालते हैं सर, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले तो प्रॉफिट निकालते, देखो कितना होगा, हाँ भाई पहला प्रॉफिट है अपना 2 लाख, इसमें से पहले जाएगा इंटरेस्ट, कितना था, 56,000 का था ना, 56,000, 1,44,000, 1,44 हो ना, 56, हाँ ठीक है, माइनस टैक्स, 1,44 का आधा कितना हुआ, 72, बचा कितना 72, तो ये हुआ 72,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, 10,000 शेयर है ना, 7.2 आपका ईपीएस आ रहा है, अर्निंग पर शेयर आ रहा है 7.2, ठीक है ना, कितना आ रहा है 7.2, की मैं हर शेयर को 7 रुपए कमा के दे रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर हो गया यार, तो ठीक है, अच्छी बात है। स्टेट द रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज फेवरेबल, अरे हम तो कह ही दिया फेवरेबल है भाई, फेवरेबल है, 14% का तू ब्याज दे रहा है, 20% तुझे रिटर्न मिल रहा है, तो 6% का तो तेरे को प्रॉफिट है ही रहा है ना, सो इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। एक बार देख लो, मैं साइड हो जाता हूँ, आराम से देख लो, ठीक है, सिंपल है, चलो बहुत आसान है, ईपीएस हमेशा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लगता है,
ठीक है, एक ईपीएस का क्वेश्चन भी है। और क्या बात है यार, पूरा सॉल्व दिया यार, तो क्या बात है। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है, बिल्कुल सही है, पूरा सॉल्यूशन दिए। क्वेश्चन क्रमांक 10, अब ये अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, यानी कि तुमको 2 केस मिलेंगे, उसमें से एक होगा, मतलब पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखते चलो करते हैं। वेदांश लिमिटेड है, शेयर कैपिटल में लिखना है पूरा का पूरा। वेदांश लिमिटेड है जिसके पास शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, कितने हो गए टोटल, 10 लाख रुपए हो गए। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, आगे बोला है फॉर एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर एडिशनल 5 लाख और चाहिए, जिसके पास 2 अल्टरनेटिव है उसके पास, यहाँ लिखते हैं अल्टरनेटिव, चलो ये लिखते बोले। अल्टरनेटिव नंबर 1 है 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच ले आओ, मतलब या तो शेयर इशू करो। अल्टरनेटिव नंबर 2 है हमारे पास 10% शेयर इशू मत करो, डिबेंचर ले लो, 10% डिबेंचर, टोटल 5 लाख। ठीक है साहब, आगे क्या है, द प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख रुपए। Assuming that the rate of return on investment remain the same after expansion, मतलब एक्सपेंशन होने के बाद जितना प्रतिशत पैसा आप आज कमा रहे हो उतना ही प्रतिशत आप तब कमाओ। 4 लाख नहीं बोल रहा है, ये बोला जितना परसेंटेज आप अभी कमा रहे हो उतना ही तब कमाओगे, मतलब आरओआई जो है वो आपका सेम रहेगा। तो पहले देखो आरओआई निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख, अभी टोटल कैपिटल कितनी है कंपनी की, 10 लाख, तो 10 लाख पे 4 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 15%। अभी कंपनी 15% कमा रही है। ठीक है, अभी कंपनी क्या कर रही है, अपना 15% जो है, 15 क्या 40%, 15 कहां से लिखा मैंने भाई, 40% जो है पैसा बना रही है। ठीक है, हाँ 15% कहां से लिखा मैंने, 40% पैसा कंपनी बना रही है। तो एक्सपेंशन के बाद कितना बनाएगी पहले वो चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन के बाद, आफ्टर एक्सपेंशन, कहीं से भी करे वो, कंपनी का कैपिटल हो जाएगा 10 लाख पुराना, 5 लाख और जुड़ जाएगा, दोनों में से कहीं से भी जुड़े, 15 लाख। तो 15 लाख का 40%, 15 चौक 60, 6 लाख रुपए जो है ये मेरा हो गया ईबीआईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट विल रिमेन सेम, इसने कहा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम। भाई जितना हम रिटर्न अभी ले रहे हैं उतना ही लेंगे, तो 40% रिटर्न आ रहा है, अभी भी 40% आएगा, पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट 4 से 6 हो गया। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सोर्स से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। टैक्स जो है 50% है, इजी क्वेश्चन है तो। ठीक है, देखे, चलो देखो भाई, भैया आ जाएगा, लो अल्टरनेटिव नंबर 1, अल्टरनेटिव नंबर 2। सबसे पहले लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना है, दोनों कंडीशन में आपकी जेब में होंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद आप लगाएंगे सबसे पहले इंटरेस्ट। हाँ भाई, अल्टरनेटिव नंबर 1 में तो हम शेयर ही इशू कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। अल्टरनेटिव नंबर 2 में डिबेंचर इशू कर रहे हैं 5 लाख रुपए के 10%, तो यहां पर जाएगा 50,000 का इंटरेस्ट। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, इसमें तो वही 6 लाख आया, और इसमें आ गया आपका 5,50,000। अब लगाते हैं अपन टैक्स 50%, इसका हो गया 6 लाख का 3 लाख, और 5,50 का हो गया 2,75,000। ठीक है जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख और 2,75 बचा हुआ 50%। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। पहले अल्टरनेटिव नंबर 1 देखो, 3 लाख का तो आपका प्रॉफिट है, डिवाइड बाय शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर पहले थे, 5,000 और इशू कर देंगे तो मेरे हो जाएंगे 15,000 शेयर। ठीक है, इसको काटा 3 0 से 3 0, 15 दूनी 30, 20 रुपए आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव नंबर 1 यूज करते हैं तो मैं 20 रुपए पर शेयर बनाऊंगा। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि हम अब तो डिबेंचर इशू कर रहे हैं। 3 0 से 3 0, 27.5। तो अगर मैं लोन पे पैसा उठाता हूं तो मेरे शेयर होल्डर का पैसा होगा 27.5
5, यानी कि 7 रुपए 5 पैसे 50 पैसे ज्यादा कमाएगा मेरा शेयर होल्डर अगर मैं लोन से पैसा बना रहा हूंगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, तो यह हो गया आपका उत्तर नंबर। यहां से ज्यादा पैसा कमा रहा है तो प्लान बी इज दी करेक्ट आंसर, यानी कि अल्टरनेटिव नंबर 2 सही है। ठीक है, अब जाने से पहले बालकों आप सभी के लिए वो टॉपिक जो मेरे हिसाब से इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लेट्स गो फॉर इट। तो भाई 3 टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आपके सवाल पूछे जाएंगे। पहला, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल करके जाना, डिविडेंड डिसीजन उसके फैक्टर करके जाना, और कैपिटल स्ट्रक्चर। ये 3 चीजें तो लिख के जाना, करके जाना, क्योंकि यही आने वाली है। ठीक है, चलो पेपर के बाद देखते हैं क्या क्या आया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।